आज खर्चा पानी में हम बात करेंगे वित्त मंत्रालय के उस फरमान की जिसमें कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी ऑफिस टूर के लिए सबसे सस्ती वाली फ्लाइट बुक करें। यह भी कहा है कि कर्मचारी कम से कम 3 हफ्ते पहले अपनी फ्लाइट की टिकट बुक कर ले और बेवजह टिकट कैंसिलेशन से बचे। बुलेटिन में आज एक्सपर्ट की मदद से जानेंगे कि मोदी सरकार की तरफ से सरकारी कर्मचारियों के लिए जारी किए गए ये नियम सामान्य बात हैं या सरकार को अपने खजाने की हालत को लेकर चिंता की लकीरें दिखने लगी हैं। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों से कहा है कि जिन कर्मचारियों को जिस क्लास में ट्रैवल की सुविधा मिली है वो उसी क्लास यानी उसी श्रेणी में सबसे सस्ते किराए वाली फ्लाइट की बुकिंग करें। सरकारी आदेश में कहा गया है कि कर्मचारियों को अपने ऑफिस टूर्स और एलटीसी के तहत परिवार के साथ छुट्टियां बिताने जाने से कम 3 हफ्ते पहले टिकट बुक करनी चाहिए। व्यय विभाग की ओर से ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया है कि कर्मचारियों को यात्रा के प्रत्येक चरण के लिए केवल एक ही टिकट बुक करना चाहिए। साथ ही कहा है कि टूर की सरकारी मंजूरी मिलने की प्रक्रिया जारी रहने के दौरान भी फ्लाइट्स की बुकिंग की जा सकती है। आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारी फिलहाल सिर्फ 3 अधिकृत ट्रैवल एजेंटों से ही हवाई टिकट खरीद सकते हैं। इसमें पहला नाम बामन लारी एंड कंपनी, दूसरा अशोक ट्रैवल एंड टूर्स और तीसरा IRCTC का नाम शामिल है। सरकारी खर्चे पर प्लेन की टिकट की बुकिंग से संबंधित नए दिशा निर्देशों के मुताबिक कर्मचारियों को यात्रा के 72 घंटे से भी कम समय में बुकिंग करने या यात्रा के 24 घंटे से भी कम समय में टिकट रद्द करने पर कर्मचारी को लिखित में सफाई देनी होगी। निर्देशों के मुताबिक किसी भी एक यात्रा के लिए सभी कर्मचारियों के टिकट एक ही यात्रा एजेंट के जरिए बुक करने चाहिए और इन बुकिंग एजेंट को किसी तरह का शुल्क अदा नहीं किया जाना चाहिए। इसमें कहा गया कर्मचारियों को यात्रा से कम 21 दिन पहले टिकट बुक करना चाहिए और सबसे कम किराए वाली फ्लाइट्स को चुनना चाहिए जिससे कि सरकारी खजाने पर कम से कम भार पड़े। इस बारे में हमने फाइनेंशियल एक्सपर्ट शरद कोहली से बातचीत की, आप भी सुनिए। ये जो डायरेक्शन आई है, ये डायरेक्शन खास तौर पे ऐसे हालात में आई है जहां पर सरकार जिसको कहते हैं जगह जगह कैंची चलाने की कोशिश कर रही है कि जहां जहां सरकारी खर्च फालतू या जाया हो रहा है, जहां पर उस पैसे की वेस्टेज हो रही है, जहां पर वो प्रोडक्टिव यूज में नहीं आ रहा है, उसको तुरंत काट दिया जाए और टिकट बुक कराना उनमें से एक है। हम सब जानते हैं एलटीसी मिलता है सरकारी कर्मचारियों को साल में एक बार घूमने के लिए, उसका आयकर में आपको डिडक्शन भी मिलता है। आप जानते होंगे 4 साल में 2 बार आपको आयकर में उसकी डिडक्शन भी मिलती है। तो ये जो एलटीसी मिलता है ये आपको और आपके परिवार को भारत में ही किसी डेस्टिनेशन पे सेकंड क्लास एसी फेयर या इकोनॉमी क्लास एयर फेयर की तरह आपको मिलता है आपके और आपके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स को। मतलब जो फैमिली, मान लीजिए कोई व्यक्ति काम करते हैं, उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं, उनको लेके जा सकते हैं। अब होता क्या था कि बुकिंग करा दी जाती थी महंगी, क्योंकि फ्लाइट्स महंगी भी हैं, सस्ती भी हैं, बहुत सस्ती भी हैं। कुछ प्रीमियम फ्लाइट्स हैं, कुछ बजट एयरलाइंस है जिसमें आपको खाना वगैरह नहीं दिया जाता और भी कुछ सुविधाएं नहीं होती, हालांकि पहुंचा आपको वो भी देती है। तो अब हिदायत दी गई है कि आप सबसे सस्ती जो फ्लाइट हो उसको आप ले। ये भी साथ में कहा गया है, आप हम सब जानते हैं एयरलाइन में टिकटिंग सिस्टम होता है, उसको हम बोलते हैं APF, मतलब एडवांस परचेज फेयर। एडवांस परचेज फेयर का अर्थ है कि आप जितनी जल्दी बुकिंग कराएंगे, मान लीजिए आपने अगले महीने ट्रैवल करना है और आप आज ही बुकिंग करा देते हैं, तो आपको ये पूरा चांस है कि आपको जो किराए मिलेंगे वो सस्ते मिलेंगे, बल्कि कई बार सबसे सस्ते मिलते हैं। कुछ एयरलाइंस तो आपको बहुत बीच बीच में 1-2 टिकट ऐसी होती है जो 500-1000 रुपए में भी दे देती है, आपने देखा होगा, पर फिर भी जल्दी बुकिंग कराने पे फेयर सस्ता मिलता है। जितना आप अपनी ट्रैवल डेट के नजदीक में बुकिंग कराएंगे उतना ही आपको महंगा फेयर मिलेगा। मान लीजिए आपको आज ही शाम को जाना है और आपने सुबह कराई, शायद आपको सबसे महंगा फेयर उसी दिन का मिले। ज्यों ज्यों ट्रैवल की डेट और बुकिंग की डेट के बीच में गैप बढ़ता जाता है, त्यों त्यों फेयर कम होते जाते हैं। तो सरकार ने क्लियर कट अपने एम्प्लॉइज को, अपने जितने कर्मचारी हैं उनको कह दिया है कि आपने टिकटिंग में पैसा बर्बाद नहीं करना है। आपने पहली बात, जो चीपेस्ट फेयर मिल रहा है वो छांटना है। उसमें कई बार क्या होता है कि उसका समय ट्रैवल का, मान लीजिए कोई 10 बजे सुबह फ्लाइट जाती है, तो जो सुबह 5:30 बजे फ्लाइट जाती होगी, हो सकता है उसका रेट कम होगा क्योंकि उसमें जरा लोगों को इनकन्वीनियंस होती है, उसकी डिमांड कम होती है, तो उसमें फेयर कम होता है। पर सरकार ने कहा ये थोड़ी परेशानी आप झेलिए, आप चीपेस्ट फेयर उठाइए, डायरेक्ट फ्लाइट उठाइए चीपेस्ट फेयर में जो आपको मिल रही है,
और आप इसको एडवांस में बुक करें। ये नहीं कि आपने फौरन फैसला किया चलो भाई अगले हफ्ते चलेंगे, वहां पर आपको फेयर महंगा मिलेगा, ये आपको खास ध्यान रखना है। तो ये साफ इस बात का इंडिकेशन है कि इस समय सरकार अपने फंड्स को पूरी तरह से रैशनली यूटिलाइज करने की कोशिश कर रही है, फजूल खर्च को कम किया जा रहा है, जहां जहां पैसा जाया हो रहा है उसको रोका जा रहा है। मैं समझता हूं एक अच्छा कदम है। विकट परिस्थिति आजकल आर्थिक है पूरी दुनिया में, भारत में ही नहीं, पर अगर विकट परिस्थिति नहीं भी हो, मुझे लगता है लोगों के पैसे को कभी भी गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए जहां उसकी वेस्टेज। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार के इन गाइडलाइंस को जारी करने के पीछे की असल वजह क्या है। वित्त मंत्रालय की तरफ से हाल ही में जारी मंथली आर्थिक रिपोर्ट के मुताबिक भारत को वैश्विक और घरेलू मोर्चे पर कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और मोदी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती फिस्कल डेफिसिट कम रखना है। आमदनी में कमी और कोरोना महामारी के चलते देश का राजकोषीय घाटा अच्छा खासा बढ़ गया है। दरअसल कोरोना संकट के दौरान भारत की हेल्थ और वेलफेयर स्कीमों में काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ा है। इसी के चलते सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ा है। इस वजह से कुल बजट डेफिसिट बढ़ने का जोखिम बढ़ा है। साथ ही पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाए जाने से भी सरकार की आमदनी घटी है। डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी ने भी इसमें आग में घी डालने का काम किया है, क्योंकि भारत को फूड आइटम्स, क्रूड ऑयल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि कच्चे तेल की कीमतों में लगी आग की लपटें भारत में आम आदमी को झुलसा रही हैं। रिटेल महंगाई आसमान छू रही है। आयातित सामान मुख्य रूप से कच्चे तेल और खाने के तेल की वैश्विक कीमतों में वृद्धि हुई है। इसके अलावा इस साल पड़ी भीषण गर्मी के चलते भी देश में खाने पीने की चीज़ों के दाम बढ़े हैं। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आगे महंगाई पर कुछ अंकुश लगने के आसार हैं, क्योंकि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं की जीडीपी ग्रोथ सुस्त पड़ने से कच्चे तेल की मांग में कमी का अनुमान है। इसके अलावा कच्चे तेल का उत्पादन और निर्यात करने वाले देशों के समूह ओपेक ने भी क्रूड की सप्लाई बढ़ाने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के मुकाबले बजट में गैप 6.7% हो गया था, जबकि चालू वित्त वर्ष में ये 6.4% के लक्ष्य से करीब आधा फीसदी ज़्यादा हो सकता है। मोदी सरकार के इस आदेश के पीछे सरकार की क्या कवायद है और क्या हमारी अर्थव्यवस्था भी श्रीलंका के रास्ते पर तो नहीं चल पड़ी है, इस बारे में भी हमने आज के एक्सपर्ट से बात की। आप भी सुनिए। देश का फिस्कल डेफिसिट है, जिसको हम राजकोषीय घाटा कहते हैं, उसका अनुमान 6.4%। पैंडेमिक से पहले ये 3-3.5% एस्टिमेट होता था, पर पैंडेमिक के बाद पूरी दुनिया के देशों में हमने देखा कि फिस्कल डेफिसिट के जो लेवल्स थे उसको रिवाइज किया गया, क्योंकि सरकार को बेतहाशा लिक्विडिटी इकोनॉमी में डालनी पड़ी, जिसकी वजह से सरकारी खर्च पर लोड पड़ा। तो 6.4% सरकार ने इस साल का फाइनेंशियल ईयर 23 का एस्टिमेट रखा है। मेरा अनुमान है कि ये राजकोषीय घाटा 7% या 6.9% तक पहुंच सकता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि सरकार ने जो पीछे पेट्रोल और डीजल पर, फर्टिलाइजर पर, गैस पर जो पीछे सब्सिडीज दी थी या एक्साइज ड्यूटी में कट किया था पेट्रोल और डीजल पे, आपको याद होगा कुछ हफ्तों पहले की ये बात है, उसकी वजह से एक नंबर निकल के आया था। जैसे ही ये पेट्रोल डीजल की कट अनाउंस की गई थी, ऐसा माना जा रहा था कि करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए का इसका लोड पड़ेगा सरकार की बैलेंस शीट पे, या इसका फिस्कल लोड, या सरकार को एडिशनल खर्च करना पड़ेगा सब्सिडीज के रूप में, या टैक्स कलेक्शन कम होगी, जैसे मर्जी आप समझ लीजिए। उसके बाद अगले ही दिन मुझे याद है मैंने अखबार की खबर पढ़ रहा था, वहां पर वित्त मंत्री महोदया की एक स्टेटमेंट आई थी कि साहब ये 1.25 लाख नहीं, ये 2,20,000 करोड़ का पड़ेगा लोड, अगर आप इसमें सब चीजें गिन ले एक साथ जो अभी हमने राहत दी है लोगों को। तो सरकार की जो, देखिए, सरकार की जो कमाई होती है और सरकार का जो खर्च होता है, उसका जो डिफरेंस होता है उसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। यही 6.4, जिसको मैं अब कह रहा हूं कि शायद ये 6.9 या 7% तक पहुंच जाए, क्योंकि ये जो 2 लाख करोड़ का एडिशनल हिट लिया गया है। अब सवाल ये उठता है, लोग मेरे से ये पूछते हैं आके कि सरकार को पैसे की क्या कमी है। हम अगर एक लेमैन लैंग्वेज में बात करें कि सरकार को कमी है, तो सरकार तो नोट छाप सकती है, रिजर्व बैंक को बोले नोट छाप दे। तो साहब ऐसे नोट सीधे नहीं छापे जाते। अगर पैसा कम पड़ने की वजह से, घाटे की वजह से नोट छापे जाएं, तो यहाँ इन्फ्लेशन इतना हो जाएगा कि आपसे संभाला ही नहीं जाएगा। उसको हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं, क्योंकि बहुत सारा पैसा उतने ही सामान को चेस करने लग जाएगा। पहले ही इन्फ्लेशन से पूरी दुनिया इस समय त्रस्त है, भारत में भी अभी भी होलसेल इन्फ्लेशन 15% से ऊपर आया है। तो सरकार क्या करती है, जो घाटा होता है
उसके लिए सॉवरेन डेट जिसको हम कहते हैं उससे बोरोइंग करती है, मतलब सरकार को भी उधार लेना पड़ता है। तो ये जो उधार है इसका अनुमान लगाया गया था कि करीब 12 लाख करोड़ के आसपास का इस साल में सरकार को उधार लेना पड़ सकता है, जो मेरे अनुमान के हिसाब से अब करीब 14 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है। तो ये उधार की जो गिनती है ये बढ़ती हुई ये बता रही है कि फिस्कल डेफिसिट हमारा बढ़ेगा, सरकार के ऊपर खर्च बढ़ेगा। हालांकि मैं ये जोड़ना चाहूंगा इसमें कि टैक्स की कलेक्शन अभी पिछले क्वार्टर का अनुमान आया करीब 3,30,000 करोड़ डायरेक्ट टैक्स की कलेक्शन होने की उम्मीद है। इसी प्रकार हमारा जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ रहा है। सोचिए अगर जीएसटी कलेक्शन ना बढ़ रहा होता और डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन अच्छी ना होती तो ये लोड और ज्यादा बढ़ जाना था। और ये हम ये ना बोले, जैसे ही जितना ज्यादा सरकार उधार लेगी इसको हम इकोनॉमिक्स की भाषा में कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग, कि आपका जो डेफिसिट है उसको आप कैसे फाइनेंस करें, घाटे की पूर्ति कहीं से तो होगी ना, तो वो फाइनेंसिंग। तो ये देश की हालत इससे अच्छी नहीं बताता है। अगर हमारा लोन सरकार के ऊपर ज्यादा चढ़ता जा रहा है, जिसको सॉवरेन डेट कहते हैं, बढ़ती जा रही है, तो ये किसी भी सरकार के लिए अच्छा संकेत नहीं है। इससे देश की रेटिंग गिरती है, जिससे देश में आने वाला इन्वेस्टमेंट गिरता है। देश को कई बार आईएमएफ वर्ल्ड बैंक से लोन लेना है वो होता है। और हम श्रीलंका और पाकिस्तान और नेपाल की हालत जानते हैं, हमारे पड़ोसी देशों में श्रीलंका का आज क्या हाल हुआ है। हालांकि भारत की हालत उन देशों से कहीं अच्छी है। जी हाँ, तो वो खतरे की घंटी तो नहीं है जो श्रीलंका, पाकिस्तान या नेपाल की हालत है, पर फिर भी ये हिदायत, ये जो एडवाइजरी दी जा रही है कर्मचारियों को, ये बता रही है कि कहीं ना कहीं अंदर फिस्कल पोजीशन को लेके पेन जरूर है। तो ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।